राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मशहूर हॉकी प्लेयर और राज्यसभा के सांसद दिलीप तिर्की। भारतीय हॉकी को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की का जन्म 25 नवंबर 1977 को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के सोनामारा गांव में हुआ। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत की नुमाइंदगी करने वाले दिलीप तिर्की के पिता विंसेंट तिर्की सीआरपीएफ के जवान थे। सीआरपीएफ में नौकरी करते हुए विंसेंट तिर्की ने 90 के दशक में उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व सफल हॉकी प्लेयर के रूप में किया। बचपन में ही पिता का हॉकी प्रेम और उड़ीसा की मिट्टी में घुली हॉकी की हवा ने दिलीप तिर्की को हॉकी के प्रति बेहद आकर्षित किया। दिलचस्प यह है कि उड़ीसा में तिर्की जनजाति ने हॉकी के खेल में एक ऐसा इतिहास रचा है जिसे भुलाना नामुमकिन है। हॉकी को शीर्ष स्थान दिलाने के लिए उड़ीसा ने जो कार्य किया है, शायद ही वो किसी दूसरे राज्य ने किया हो। 3 बार ओलंपिक खेल चुके पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की 90 के आखिरी दशक में भारतीय हॉकी टीम के बैकबोन कहे जाते थे। दिलीप तिर्की का नाम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डिफेंडरों में शुमार था। दिलीप तिर्की ने 1995 से 2001 के बीच होने वाले हॉकी मैचों में एक भी मैच अपने हाथ से जाने नहीं दिया और 3 वर्षों में 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। 1998 में भारत पाकिस्तान के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज में दिलीप तिर्की को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। सन 2000 में एफ्रो एशियन गेम्स में एकमात्र भारतीय दिलीप तिर्की ही थे जिन्होंने अपने नाम स्वर्ण पदक किया। हॉकी के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और निरंतर प्रयास से ही 2002 में अर्जुन पुरस्कार से और 2004 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इन्हीं उपलब्धियों के कारण ही आज दिलीप तिर्की 22 मार्च 2012 से राज्यसभा में बीजू जनता दल से सांसद हैं। आपको राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति के हिसाब से हम देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आपके पिता खुद हॉकी खेला करते थे, वो सीआरपीएफ में थे। इस नाते भी आपकी हॉकी की तरफ एक आपका रुझान हुआ। अगर वो ना भी खेल रहे होते तो शायद उड़ीसा के इन जगहों पर जहां आप लोग रहते हैं वहां हॉकी का बड़ा क्रेज़ है, तो क्या तब भी आप हॉकी खेल रहे होते? मेरे पिताजी हॉकी के काफ़ी शौकीन थे और काफ़ी अच्छा हॉकी प्लेयर थे। सीआरपीएफ टीम के लिए खेल रहे थे, काफ़ी सालों तक खेले। और जब भी आते थे गांव तो हॉकी कोचिंग के लिए कहीं भी टूर्नामेंट इवेंट जब होता था तो ज़रूर जाते थे और साथ में मुझे भी लेके जाते थे। ऐसे ही गांव का माहौल ही ऐसा था कि कहीं भी टूर्नामेंट होने से गांव के लोग साथ साथ जो बच्चे, छोटे बच्चे देखने के लिए चले जाते थे। लेकिन पिताजी के साथ, पिताजी खेलते थे, पिताजी को देख के भी मैंने सीखा। उसके साथ साथ गांव में काफ़ी क्रेज़ था हॉकी। तो गांव के हॉकी को देख कर भी मैंने सीखा और मेरे मन में एक इंटरेस्ट आया हॉकी खेलना, और तब से हॉकी खेलते आया मैंने। वैसे क्या वजह होगी कि उड़ीसा में हॉकी को लेकर इतना फैसिनेशन है? क्योंकि अब जबकि आपको करीब 8 साल इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट लिए हुए हो गया वक्त, अब जब आप देखते हैं कि उड़ीसा की क्या वजह होगी कि उड़ीसा में लोग बहुत हॉकी को लेकर एक दीवानगी रहती है? कहते हैं उड़ीसा के जो सुंदरगढ़ जिला है, जिला के अंदर जितने भी मैक्सिमम गांव, ट्रैवल्स एरियाज गांव हैं, वहाँ के हवा में, वहाँ के पानी में, वहाँ के ज़मीन में और उनके लोगों के खून में हॉकी है। यदि आपको मैं बताऊंगा कई सारी चीज़ें, घटनाएं जो कि मैं भी सोचता हूँ कि ऐसे भी हो सकता है। इतना पागलपन हॉकी के लिए, इतना क्रेज हॉकी के लिए, सचमुच तो वाकई है। उसके बाद वहीं से उनका जो क्रेज़ हॉकी के प्रति है वही कंटिन्यू चलते आ रहा है। अभी नहीं, ये 80 साल 100 साल से चलते आ रहा है। आजकल थोड़ा सा और क्रेज हो गया क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर निकल गए, काफ़ी ओलंपिक्स कैप्टन निकल चुके हैं, अर्जुन वाडी, पद्मश्री। सो इससे
काफ़ी क्रेज़ और बढ़ गया है। लेकिन सुनते हैं कि वहाँ शादी ब्याह में भी हॉकी स्टिक दहेज में दी जाती है। हाँ, पहले थी, दी जाती है। हैं। सो यहाँ तक कि हमें सुनने में आया है कि हमारे बुजुर्ग ने कहते हैं कि पहले जब कोई भी जो लड़की देखने के लिए जाते थे, सो लड़की घर वालों ने पहले सवाल करते थे कि लड़का यदि हॉकी खेलता है तब आगे बात बढ़ाएंगे। मीन इस तरह हॉकी क्रेज़ था उस दौरान। सो वो कंटिन्यू है अभी भी। खुद आपने जब बचपन में खेलना शुरू किया होगा तो क्या आपके पास बाकायदा हॉकी और हॉकी से जुड़ी हुई उस खेल की सारी ज़रूरत की चीज़ें थीं? नहीं, जब मैंने स्टार्ट किया अब हॉकी गांव में, उस दौरान तो हॉकी के लिए जितना ज़रूरत है वो सब कुछ नहीं था। हालांकि फादर भी सीआरपीएफ में थे, अच्छे हॉकी खेलते थे, तो हॉकी स्टिक उनके पास जो भी लेके आते थे मेरे लिए, उससे मैं काम चला लेता था। लेकिन जो होना चाहिए गांव में, जो माहौल होना चाहिए, एक हॉकी फील्ड, ग्रास हॉकी फील्ड, कोचिंग का एनवायरनमेंट, हॉकी स्टिक, प्रॉपर हॉकी स्टिक्स, अदर इक्विपमेंट, ये सब कुछ भी नहीं था। लेकिन इतने कहूँगा एक क्रेज, हॉकी के प्रति इतना क्रेज़ बना हुआ था गांव में, और क्रेज़ के लिए हम लोग खेल गए वहाँ पे। और एक है हॉकी, कहीं गांव में, किसी गांव में हॉकी हो रहा है तो वहाँ पे कोई मैक्सिमम टीम हार के जाना नहीं चाहते हैं। मैक्सिमम टीम हार के जाना नहीं चाहते हैं ताकि घर से उनको डांट मिलेगी, तो इसलिए फिर री एंट्री कराते हैं, डबल पैसा दे के री एंट्री कराते हैं जीतने के लिए। तो एक कल्चर वहाँ चलते आ रहा है और इसी वजह से वहाँ पे हॉकी आज भी जिंदा है। जब हॉकी की बात आती है तो हम लोग शहरों में तो हॉकी को 2-3 चीज़ों के इस्तेमाल में बहुत देखते हैं कि किसी का पैर वैर टूट गया तो वो उसको एक सहारे के लिए हॉकी का इस्तेमाल कर लेगा, या मारपीट करने के लिए गाड़ी में रख लेगा। ये बड़ा कॉमन हॉकी का देखते हैं कि होता है। हम लोगों के यहाँ जितना क्रिकेट का एक क्रेज़ है, हॉकी का नहीं है। मतलब हम अगर देखें उत्तर भारत के शहरों में तो वो नहीं है, लेकिन उड़ीसा में इसको, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो हमारे लिए बिल्कुल दिलचस्प कहानी है। ये बताइए कि आपने बतौर डिफेंडर बहुत लोकप्रियता हासिल की, तो उसकी वजह क्या होगी? क्या ये आपने खुद ये चुना कि आप बतौर डिफेंडर ही टीम में खेलेंगे? मैं पहले जब हॉकी स्टार्ट किया, मैं डिफेंडर हिसाब से स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन आज मैं बैठ के सोचता हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उस दौरान हमारे कोच हुआ करते थे मिस्टर AK बंसल, आज द्रोणाचार्य हैं, इंडियन टीम के कोच भी रहे, वुमेंस टीम के कोच रह चुके हैं। तो उस दौरान मैं NSTC स्कीम में मैं सुंदरगढ़ हॉस्टल में आया था, काफ़ी जूनियर था। मैं इनसाइड राइट आउट खेलता था। जब हॉस्टल में मैंने देखा कि मुझे खेलने का मौका नहीं मिलता था, प्लेइंग, कई सारे हम टूर्नामेंट का, सब जूनियर नेहरू, यहाँ पे कई सारे टूर्नामेंट होते थे, खेलने जाते थे, लेकिन मुझे प्लेइंग के हिसाब से मुझे खेलने के लिए मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे सीनियर सभी थे, सभी फ्रंट में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर थे। तो एक दिन क्या हुआ कि टूर्नामेंट में जो प्लेइंग मेंबर, डीप डिफेंस नहीं, एक मिडिल लेफ्ट हाफ जो कहते हैं, एक मेंबर ने, उनकी तबीयत ख़राब हो गया, खेल नहीं पाया। तो कोच ने मुझे पूछा, बंसल जी ने मुझे पूछा कि आप लेफ्ट हाफ खेल पाओगे? तो मैंने कहा जी सर, मैं खेल पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे लेफ्ट हाफ खिलाया। सो मैं ठीक ठाक खेला, कोच के साथ अच्छा लगा। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप ना डीप डिफेंस खेलो। तो मैं उसी टूर्नामेंट में डीप डिफेंस खेला, सर डीप डिफेंस ठीक ठाक खेला, और वहीं से मेरे डीप डिफेंस के हिसाब से शुरुआत होकर कंटिन्यू होते होते मैंने आया। और आज मैं शुगर करता हूँ, मैं सोचता हूँ मनी मन में कि बंसल जी मुझे सजेस्ट नहीं करते, शायद मैं डीप डिफेंस हिसाब से मुझे कोई जान नहीं पाते। एक तो ये संयोग की बात आपने कही, लेकिन उसके बाद जो एक डिफेंडर के अंदर एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उसके रिफ्लेक्सेस ठीक हों, काफ़ी मज़बूत हों, इसके अलावा उसके अंदर एक डिफेंस की जो एक स्टडी पोजीशनिंग का, और एक हमेशा
निडर होने का, ये सब जो ट्रेट्स हैं किसी डिफेंडर के अंदर कि वो एक साहसी हो, क्योंकि इसमें कई बार आपको चोट लगने का बहुत ख़तरा होता है क्योंकि आप डिफेंस पर पोजीशन कर रहे होते हैं। तो ये जो आप धीरे धीरे इस संयोग के अलावा क्या आपने इस बात को महसूस किया कि ये जो धीरज और शक्ति और मुकाबला करने का साहस, ये सब आपके अंदर था? नहीं, उस टाइम तो उतना नहीं था, क्योंकि मन में एक हमेशा डर रहता था कि मैं खेल पाऊँगा नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँगा नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, इतना कि मैं धीरज बहुत था छोटे समय से ही। कम बोलना, सुनना ज़्यादा, प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम देना, सिंसियर होकर प्रैक्टिस करना, इस सब में ज़्यादा मैं थोड़ा ध्यान देता था। और मुझे लग रहा है कि जो मेरा धीरज रहना वो मुझे काफ़ी हेल्प किया, मुझे ऐसा लगता है। तो डीप डिफेंस में आपको धीरज रहेंगे और आपको मेंटलिटी का बैलेंस कर वही करेगा आपको कॉन्फिडेंस में आना और खेलना, वो मेरे ख्याल से धीरज से ही होता है। और उस दौरान जैसे मैंने स्टार्ट किया, फिर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल, आप जैसे खेलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आपको वही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि गेम इतना फास्ट हो जाती है, इतना स्पीडी गेम होती है, तो आपको टायर्ड से महसूस करते हैं। या आपका पेशेंस नहीं होगा या आपका धीरज नहीं होगा तो आप मैक्सिमम मिस्टेक करते रहेंगे, और मिस्टेक के बाद तुरंत आपको फिर उसी स्टेज पे आना है, ताकि नेक्स्ट सेकंड मिनट में दोबारा आपको परफॉर्म करना है। और मेरे ख्याल से अब बाकी सभी जितने भी टेक्निकल पार्ट जो डिफेंडर के पास होनी चाहिए, मेरे ख्याल से कहूँगा शुक्र करता हूँ कि भगवान का, कि मुझे पहले से दिया था। टैकलिंग का क्वालिटी, पोजिशनिंग बेटर, जो फुटवर्क कहेंगे, या इवन हिटिंग का क्वालिटी, सब धीरे धीरे आ गया था। अपने 15 एक्टिव वर्षों में आपने करीब 412 मैच खेले। इनमें अगर आप नतीजा निकालें कि कौन सी ऐसी चीज़ होती आपके शुरुआती जो ग्रोइंग साल थे, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ आपको इक्विप करती जिससे आप और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते? क्योंकि परफॉर्म करते हुए हमेशा उन कमियों की तरफ निगाह जाती है कि काश ऐसा हुआ होता तो हम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते। कि जब हम लोग हॉकी स्टार्ट किए थे, बहुत अच्छे से प्लेयर टीम में थे, जैसे मैंने आपको नाम कहा, लेकिन उस दौरान तो क्या था, टीम में आज का जो फैसिलिटी इंडियन टीम को मिल रही है, आप कोच का ले लीजिए, ट्रेनर, फिजियो, और भी जो फैसिलिटीज़ है जो मिल रही है, मेरे ख्याल से उस दिन उतना नहीं था। स्पेशल फिटनेस को लेकर थे हमारे पास कुछ ट्रेनर थे, लेकिन उस टाइम ट्रेनर उन्हीं के हेल्प से, उनके मदद से हम लोग कुछ किए। लेकिन आज का जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, मेरे ख्याल से बाकी फॉरेनर्स टीम में हुआ होगा, लेकिन वो मिलने से, जब मिला रहता, मैं समझता हूँ हमारा टीम का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होता, मुझे ऐसा लगता है। और मेहनत करने में कोई कसर नहीं था, सब मेहनत करते थे, सब मेहनती प्लेयर थे। और टेक्निकल वाइज में जैसे एक फिटनेस और इम्प्रूव करना है, हम लोग कई दफ़ा हम लोग गर्मी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कूल में खेलने जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो गेन नहीं हो रहा है। जाके वहाँ फिर एक मैच खेलने के बाद बाकी मैच में हम वही स्पीड से हम खेल नहीं पा रहे हैं। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं उस दौरान हम लोग उतना एनालिस नहीं किया करते थे जो आज के तारीख पे हो रहा है। तो ये सब हम लोग काफ़ी मिस करते हैं। देखिए, जब हम भारतीय टीम की बात करते हैं कि भारतीय हॉकी टीम, तो वो जाहिर है कि अलग अलग राज्यों और अलग अलग बोली, भाषा, संस्कृतियों के मिलन की एक टीम होती है। तो पता चलेगा कि उसमें पंजाब से आया हुआ एक खिलाड़ी, उड़ीसा से आया हुआ दूसरा, राजस्थान से आया हुआ तीसरा, यूपी से।
तो एक टीम की तरह आपस में उनके संवाद का क्या रहता है कि पंजाबी आदमी उड़िया खिलाड़ी के साथ बस उतना ही काम चलाऊ काम बात करेगा जितने में खेल जारी रह सके, बल्कि उनके बीच आपस में घुलन मिलन का क्या रूप रहता है? देखिए, हमेशा जब इंडियन टीम में कोई भी प्लेयर्स, कोई भी मेंबर आ जाते हैं, तो हमेशा बात यही होता है किस तरीके से सब एक होकर बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। कोशिश यही रहता है। फिर भी बीच बीच में कहीं ना कई बार, कई दफ़ा कई प्लेयर होते हैं, रहते हैं जो कि अपने हिसाब से या अपने कुछ दोस्तों के साथ ही रहना पसंद करते, उनके हिसाब से चलना पसंद करते हैं। कई बार डिस्टर्बेंस भी होता था टीम में, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक मेरे करियर में या जब तक मैंने खेला, कि कोशिश यही रहा कि हमारे जितने मैनेजर, कोचेस, स्टाफ, सबका यही रहता है कि टीम किस तरीके से सब मिल के रहें। सबको मालूम है प्लेयर्स पंजाब से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से आए हैं या कर्नाटक से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं या झारखंड से आए हैं, और कितने सारे प्लेयर, सबका प्लेयर के नेचर के बारे में मालूम पड़ जाता है, सबका प्लेयर के क्या रहन सहन के बारे में मालूम, कल्चर के बारे में मालूम पड़ता है सबका। लेकिन एक ही रहता है कि जब आ जाते हैं इंडियन टीम के पास या देश के लिए खेलना पड़ता है, तो उस टाइम हम एक होना ही पड़ता है, एक होके ही खेलना पड़ता है, वो जो है इंडिया। सो वही भाव लेके हम लोग खेलते हैं। क्योंकि देखिए, हॉकी हम लोगों का राष्ट्रीय खेल भी है, तो इसमें एक आपको क्या लगता है कि एक बहुत इमोशनल कनेक्ट बाकी जो खेल प्रेमी हैं या देश के दूसरे नागरिक हैं, हॉकी को लेकर काफ़ी उनकी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि एक लंबा समय ऐसा भी गुजरा जबकि हम चाहे आज़ादी से पहले भी और उसके बाद के वर्षों तक भी ओलंपिक वगैरह में हम अच्छा करते रहे। इधर देखा जाए अगर 1980 के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं, वो जो अभी जो चाहिए था वो नहीं मिलता। इसकी वजह आप क्या सोचते होंगे कि हॉकी में हम अब वैसा नहीं कर पाते जैसा एक लंबे समय तक करते रहे थे? जब से हॉकी शुरू हुआ, जब से हमारे इंडियन हॉकी टीम, उस टाइम तो अनडिवाइडेड कंट्री था हमारा, इंडिया पाकिस्तान मिल के जाते थे, ब्रिटिश भी उस टाइम जब रूल कर, उस टाइम भी कई सारे प्लेयर्स मिल के जाते थे। तब से लेके हम लोग कई दफ़ा हम लोग को गोल्ड मेडल जीते हैं। 80 में लास्ट हम लोग गोल्ड मेडल जीते हैं। उस टाइम हॉकी काफ़ी पॉपुलर थी। हॉकी मीन्स हमें गोल्ड मेडल था ही था। एक क्रेज़ थी हॉकी की। मुझे भी याद है कई सारे पुराने फोटोग्राफ्स में देखता हूँ तो स्टेडियम भरा हुआ रहता है जहाँ पे इंडियन टीम खेल रहे होते हैं। लेकिन आज 80 के बाद, आपने सही कहा कि 80 के बाद हमारा परफॉर्मेंस उस लेवल में हमको नहीं मिला, देखने को नहीं, वो पब्लिक को देखने को नहीं मिला। कई सारे समस्याएं हैं, कई सारे सेक्टर को हमें ध्यान देना था लेकिन दिए नहीं हैं। आज हम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आज। तब तक बहुत क्या कहते हैं, स्टेटों में या जहाँ हॉकी थी वहाँ हॉकी ख़त्म हो गई है। जहाँ पर जिस हिसाब से क्रेज़ थी वो क्रेज़ नहीं है। जहाँ पे खेली जाती, मैं ज़्यादातर खेली जाती, वो सब उतना कम हो गई है। अब उस दौरान यूनिवर्सिटी में हॉकी थी, आज यूनिवर्सिटी में नहीं है। स्कूल में भी मेरे ख्याल से खेलते थे। आज के टाइम में बहुत लोगों को पूछो तो हाँ, हम स्कूल टाइम में हॉकी खेलते थे। आज के टाइम में बहुत सारे हॉकी स्कूल में हॉकी नहीं है। तो आजकल क्या है कि बहुत कम क्वांटिटी हम लोग हॉकी खेल रहे हैं। बहुत कम स्टेट में हॉकी खेली जा रही है। और जिस हिसाब से हम लोग को प्लेयरों को फैसिलिटी देनी चाहिए, 80 के बाद हमें तुरंत एनालाइज करके हम लोग को इस हिसाब से हमें चलना चाहिए था। उसी दौर के हिसाब से हमें एनालाइज करके हमें फैसिलिटी दे के हमें चलना चाहिए था। उसमें हम ध्यान नहीं दिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप ट्रेनिंग देख लीजिए, उस टाइम क्या ट्रेनिंग होती थी, आप एनालाइज कीजिए। हम कहाँ ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, किन कोच के अंदर, किस ट्रेनर, किन फिजियो, कोई मसाजर थे, ऐसे कोई टीम के साथ नहीं था मेरे ख्याल से।
लेकिन हम चाहते थे उसके बाद बार परफॉर्मेंस, हम एनालाइज, हम जो बाकी जो टीम को क्या चाहिए परफॉर्म करने के लिए, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। आखिर में आपसे पूछेंगे कि भारत में हॉकी की जो अभी दशा है उसमें कुछ सुधार की क्या आप देखते हैं कि क्या गुंजाइश है, किधर जा रही है हम लोगों की हॉकी? देखिए आज के तारीख पे हमारे इंडियन हॉकी, मैं यदि बात करूं 10 साल 15 साल 20 साल नीचे की बात करूं तो उससे काफ़ी डेवलप हो गया है आज का हॉकी। आज हम हमारे प्लेयरों में भी, इवन ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, अब मेजर टूर्नामेंट में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पर हमारे इंडिया में। तो आज हम एशियन गेम्स, एशिया कप, ये सब टूर्नामेंट हम जीतने लगे हैं इजीली। हम पाकिस्तान को जो स्ट्रॉन्ग साइड थी उनको बीट कर रहे हैं, हम बीट करने साउथ कोरिया को बीट कर रहे हैं। सो मेरे को लास्ट एशियन गेम्स, लास्ट एशिया कप, कई सारे मैच हम जीते हैं। इससे मालूम पड़ा कि एशियन लेवल हम लोग काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अच्छा, आपने कहा कि सिलेक्शन का जैसे मामला हो या कोचिंग का, ट्रेनिंग का मामला हो, वो तो उस पर हम लोग बात कर चुके। जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर खेल के दौरान लगने वाली चोटों को लेकर हम लोगों के यहाँ जो सुविधाएं मौजूद हैं, उसमें आपका क्या अनुभव है? क्योंकि मैंने शायद एक जगह देखा कि आप अपनी लगी किसी चोट के लिए ऑस्ट्रेलिया कुछ इलाज कराने शायद गए थे। तो हम लोगों के यहाँ मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ को लेकर क्या स्थिति है? मेरे ख्याल से पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे याद है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लेयर को जितना बेटर ट्रीटमेंट हम दे पाएंगे, जितना फास्ट हम लोग रिकवरी कर पाएंगे, उतना प्लेयर के लिए अच्छा है। जितना हम लेट करते जाएंगे, जितना रिकवरी लेट होगा, तो उसका फिटनेस और उनके परफॉर्मेंस में आपको परफॉर्मेंस उनका उतना ही हो नहीं पाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी काफ़ी सारे डेवलप हो गया। हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस डॉक्टर सब ने काफ़ी अभी आ चुके हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियो सब आज हुए, स्पेशली ट्रेनर भी अभी काफ़ी मॉडर्न ट्रेनिंग के हिसाब से अभी कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने भी कई साल तक हॉकी खेली, लेकिन जब मेरा इंजरी जब स्टार्ट हुआ, दोनों एंकल का जो लिगामेंट है उसमें प्रॉब्लम होने लगा। सो उसी में मैंने क्या किया कि उसी में मैंने मेडिसिन लेके या क्रेमविंडेज क्रैप करके बांध के या कुछ इंजेक्शन लेके मैंने खेलना शुरू कर रहा था, खेल रहा था। तो वो क्या हुआ कि कंटिन्यू होते 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 एक दिन बैड स्टेज आ गया। तो जब बैड स्टेज आया तब तक मेरा एज हो चुका था। तो बैड स्टेज यहाँ तक आ गया कि लेफ्ट पैर मेरा 100% ख़राब हो गया था, राइट मेरा 80% ख़राब हो गया था। सो मैं कहीं पे थोड़ा सा भी मैं स्प्रेडिंग एक्सरसाइज करूँ या ट्विस्ट मूवमेंट करूँ, एंकल का मूवमेंट करूँ, तो तुरंत पेन आ जाती थी। फिर मुझे ट्रीटमेंट के जाना पड़ता था। ऐसा 1-1.5 साल 1.5 साल तक ऐसा चला। उसमें मेरा फिटनेस लेवल डाउन होते होते गया। और एक तरफ मैंने सोचा कि ऑपरेशन करा दूं, तो ऑपरेशन कराने से क्या होता है, आपको 6 से 8 महीना बैठना पड़ेगा, दोनों का ऑपरेशन कराना होगा। तो आप 8 महीना बैठ जा रहे हैं, 6 महीने बैठ जा रहे हैं, तो आप फिटनेस आपका डाउन हो जाएगा और आप मजबूर हो गए, या आपको परफॉर्मेंस पे आपको अफेक्ट करेगा। यदि मैं उसी को राइट टाइम में यदि मुझे ट्रीटमेंट या बेटर सजेशन मिला होता, तो मेरे ख्याल से मैं 2-4 साल खेल सकता था।
तो फाइनली मैं 2009 में मैंने इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे फिटनेस लेवल डाउन हो जाता था। फिर 10 में मैंने रिटायर लिया। फिर उसके बाद भी कुछ सालों के बाद फिर मैंने दोनों पैर के मेरा ऑपरेशन, डॉक्टर, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था, वहाँ से ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि वो आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा लेफ्ट का 100% ख़राब हो, राइट का तुम्हारा 80%, कैसे तुम चल रहे हो अभी भी। क्या तो मैंने कहा, एक्सप्लेन किया, तो उसी तरीके से। लेकिन आज ये काफ़ी डेवलप हुआ है, काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि एक प्लेयर यदि हॉकी में, स्पोर्ट्स में आ रहा है, करियर बना रहा है या बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है, कंट्री खेलने जा रहा है, इंजरी से किस तरह के बचना चाहिए और क्विक रिकवरी होना चाहिए कम समय में, ताकि दोबारा फिर गेम में लौट के आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप तिर्की, आपने हमारे लिए इतना समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे जाने माने हॉकी के खिलाड़ी और राज्यसभा सांसद दिलीप तिर्की प्रोग्राम गुफ्तगू में। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर।